मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर लोहिया को आचार्य नरेंद्र देव के संदर्भ में डॉक्टर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव had close personal ties. अब आचार्य जी तो मार्क्सवादी थे and he was a leading Indian Marxist socialist. But he never functioned within the frame of the communist, any of the communist groups. पहली मुलाकात डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव की बिहार में हुई। बिहार में अर्थक्वेक जब आया था 30s में, तो हाँ 30s में मैं कह रहा हूँ कि जब अर्थक्वेक आया था तो मई 34 की जो कन्वेंशन हुई पटना में समाजवादियों की, उससे ज़रा पहले आचार्य जी वहाँ गए थे स्टूडेंट्स को लेकर काशी से अर्थक्वेक रिलीफ के लिए, और उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात पहली बार डॉक्टर लोहिया से हुई और तब से संबंध बना रहा। लेकिन आचार्य जी आप देखिए कि उनकी उम्र में क्या फ़र्क था। 1889 में आचार्य जी की पैदाइश हुई। 1888 में हीरालाल लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पिता, जो खुद फ्रीडम फाइटर थे और 1919 के बाद हर मूवमेंट में जेल गए, डॉक्टर हीरालाल लोहिया, उनकी पैदाइश 1888 की थी। तो आचार्य जी वॉज एक्चुअली अ कंटेम्प्रेरी ऑफ डॉक्टर लोहियाज फादर। हीरालाल लोहिया और आचार्य जी की उम्र में एक ही साल का फर्क था। हीरालाल लोहिया 1945 में उनकी डेथ हुई, तो आचार्य जी ने लिखा भी था कि एक बहुत अफेक्शनेट ट्रिब्यूट दिया उनको, और ये भी रिकॉल किया कि नमक सत्याग्रह में धरासना पे जो रेड हुआ उसमें हीरालाल लोहिया शामिल थे। तो ये बैकग्राउंड था जो राम मनोहर लोहिया को मिला, और इसमें राम मनोहर लोहिया की परवरिश हुई। लेकिन इतनी नज़दीकी के बावजूद जो चिट्ठियाँ आचार्य जी की 1930s में और 40s में डॉक्टर लोहिया के नाम लिखी हैं, वो कुछ फॉर्मल सी लगती हैं। मतलब डॉक्टर लोहिया उनके बेटे के समान हैं, और वो आचार्य जी एड्रेसेस हिम एज डियर डॉक्टर लोहिया। हालांकि कुछ चिट्ठियों में है इट एंड्स योर्स अफेक्शनेटली, पर ज़्यादा नज़दीकी बाद में आती है। 1936 की जो चिट्ठियाँ हैं उसमें तो डियर डॉक्टर लोहिया ही उनको वो कहते हैं। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि लोहियावाद, लोहियाइज्म एज एन आइडियोलॉजी इज एक्चुअली अ पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमिना। मतलब जो इंडियन सोशलिस्ट ट्रेडिशन है वो 1934 में जो शुरू हुआ वो लोहियावाद से तो सिनोनिमस नहीं है। हालांकि आजकल अक्सर लोग समाजवाद और लोहियावाद को करीब करीब एक सिनोनिमस ढंग से उसका जिक्र करते हैं, लेकिन इंडियन सोशलिस्ट ट्रेडिशन इज़ अ मच वाइडर ट्रेडिशन। और द CSP जब उसकी पैदाइश हुई 1934 में within the Congress, it was born as a Marxist party. और जो उस ज़माने के जो समाजवादी थे उनका जो जहन था, उनके दिमाग में कोई सोवियत यूनियन की तरफ या मार्क्सिज्म की तरफ कोई एलर्जी नहीं थी, बल्कि पंजाब में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सोशलिस्ट जर्नल था जो छपा करता था अनडिवाइडेड पंजाब में, उसका नाम बोल्शेविक था। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो ट्रेडिशन था वो एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन था।
और इस ट्रेडिशन की अगुवाई आचार्य नरेंद्र देव करते थे. ही स्टूड एट द हेड ऑफ दैट मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन. लेकिन क्या चीजें थी जो आचार्य जी और डॉक्टर लोहिया को साथ लाती थीं? The essential unity between Narendra Dev, Lohia and other socialists lay in their understanding that the socialist tradition could not cut itself off from or be at cross purposes with the national movement, but should instead be in the vortex of it. ये जो समाजवादी ट्रेडिशन है, सोशलिस्ट ट्रेडिशन है, वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग नहीं रह सकता. ये अंडरस्टैंडिंग्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को साथ लाई थी, और जितने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में ज़्यादातर जो लोग थे जो अंत तक रहे, वो इस ये अंडरस्टैंडिंग उनकी थी. Acharya Narendra Dev said at a party conference at Hardoi later on in 1952 that our party molded Marxism to the conditions of our country and enriched it. Our party maintained that keeping distance from the national movements in the colonies was not Marxist, but opportunistic and reactionary. Later the communists also accepted this. इसमें झलक आपको वो जो 1920 में लेनिन और एम एन रॉय का डिबेट हुआ था उसकी भी यहाँ मिलती है. क्योंकि जैसे प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने एक जगह लिखा है कि आचार्य नरेंद्र देव ने जितना लेनिन का अध्ययन किया था उतना शायद ही किसी ने हिंदुस्तान में किया हो. और यही वजह थी कि बाद में भी कंसेप्चुअल इश्यूज पे आचार्य नरेंद्र देव कई जगह कई कम्युनिस्ट फॉर्मुलेशंस का रेफ्यूटेशन या उससे मतभेद अपना बड़े स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते आए एक मार्क्सिस्ट नजरिए से. ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस both Dr. Lohia and Acharya Narendra Dev opposed attempts to counterpose Kisan organizations to the national movement. और इसकी लॉजिक क्या थी? इसकी लॉजिक थी, जैसा कि आचार्य नरेंद्र देव ने कहा, the zamindari system in India cannot be destroyed until British imperialism in India was destroyed. ये बुनियादी बात समझने की ज़रूरत थी मार्क्सिस्ट नज़रिए से. 1906-1908 में हरकोट बटलर ने लिखा था कि हमारा अंग्रेज़ी राज हिंदुस्तान में कायम रखने के लिए हमें एक ज़मींदारों की क्लास पैदा करना और उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. और जितने ज़मींदार लोग थे या और जगह लैंडलॉर्ड्स अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से वहाँ के लोकल सिस्टम्स के हिसाब से जाने जाते थे, उन सब की बुनियाद ब्रिटिश राज एक इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर था. तो आचार्य जी का कहना यह था कि आप किसान मूवमेंट तो चला रहे हैं, पर अगर आप ब्रिटिश राज से जो लड़ाई है उससे अलग होके किसान मूवमेंट चलाते हैं या किसान मूवमेंट को चलाने का नतीजा ये निकलता है, आप इस तरीके से चलाते हैं कि जो ब्रिटिश राज के खिलाफ मूवमेंट चल रही है वो कमज़ोर हो जाती है, तो किसान मूवमेंट चलाने का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि जब तक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म रहेगा तब तक ज़मींदारी ख़त्म हो ही नहीं सकती. तो ये अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस सोशलिस्ट्स में एक अंडरलाइंग यूनिटी थी उनकी अंडरस्टैंडिंग. खैर 1940 के करीब कम्युनिस्ट जो धारा थी सीएसपी में वो भी मौजूद थी, वो अलग हुई. 1940 में वो अलग हुई और उसके एकदम बाद जो
नेशनैलिटीज का थीसिस कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लाया गया, जिसको लेकर एक किस्म से कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पाकिस्तान मूवमेंट के साथ पैरेलल कोर्स अपनाया उस वक्त। उसका क्रिटिसिज्म बड़े जोरों से आचार्य नरेंद्र देव ने भी किया और डॉक्टर लोहिया ने भी किया, डीडी कोसाम्बी ने भी किया, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। तो इनके मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हो चुके हैं इन पॉलिसीज के। along with D.D. Kosambi, Acharya Narendra Dev and Dr. Lohia did not share the ideas of nationality advanced in certain CPI circles in the 1940s, as represented by Dr. Adhikari and Sajjad Zahir, effectively in support of the Pakistan movement. They maintained that such ideas would not resolve the communal problem, which required a long process of integration. ये बात आचार्य जी ने एक लेख संघर्ष में लिखा जून 1940 में, जिसका शीर्षक था पाकिस्तान की योजना देश के लिए आत्मघातक है। अब ये लेख मार्क्सवादी लेख है। इस लेख में जितने भी मिसाल, जितने भी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, जितने भी हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, सब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं। और ये दिखाया गया है कि ये जो डॉक्ट्रिन थी जिसको लेकर सीपीआई चल रही थी, ये नॉन मार्क्सिस्ट थी। उन्होंने रोजा लक्समबर्ग को कोट किया, ये दिखाने रोजा, जब ये नेशनैलिटीज का सवाल सोवियत यूनियन में उठा था तो रोजा लक्समबर्ग ने इसको बड़ी जोरों से क्रिटिसाइज किया था और ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर आप ये लेके चलेंगे तो सोवियत यूनियन टूट जाएगी। ये रोजा लक्समबर्ग ने प्रिडिक्ट किया था। और डॉक्टर लोहिया ने एक लेख लिखा 1948 में, आज़ादी के बाद, जिसका शीर्षक था द इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिज्म। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। बहुत कहना है। हाँ। समय को देखते हुए अब आपकी जब बोलने की मॉरल अथॉरिटी हो तो आप बोलें। नहीं, मैंने 2 मिनट ज्यादा लिया था। तो डॉक्टर लोहिया का जो लेख था इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिज्म 1948, जो कि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म किताब में भी रिप्रिंट हुआ है, उसमें डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एज वेल एज द इंडियन कम्युनिस्ट, and they have both provoked the birth of the Pakistan state. और यही बात हुमायूं कबीर ने भी एक लेख में लिखी, जो कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा करते थे, और किसान आंदोलन, बंगाल के किसान आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। Both Narendra Dev and Lohia in his early writings placed strong emphasis on the dissolution of caste. As president of the All India Kisan Conference in Gaya in 1939, Narendra Dev notes that most agricultural labor belonged to the depressed classes, and that attempts might be made to organize them on a communal basis, which ought to be opposed. Narendra Dev saw caste as anti-democratic, and Lohia also in Sab Kranti जब उन्होंने लिखा 1963 में, उसमें भी he included caste as one of the institutions against which a revolution was required. Lohia's letter to Ambedkar in the 1950s is also reflects the same thought, where he says to Dr. Ambedkar that why are you satisfied with being a leader of the scheduled castes alone? Why not become the leader of the whole of India? 1942 मूवमेंट का जब रेजोल्यूशन की बात आ रही थी तो आचार्य जी और लोहिया दोनों सेवाग्राम में मौजूद थे,
और दोनों ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग, उनकी मीटिंग्स और ड्राफ्टिंग में बड़ा सक्रिय हिस्सा लिया। They were fully involved in the drafting. आज़ादी और पार्टीशन के बाद जब कांग्रेस को छोड़ने का सवाल आया, तो जैसा कि पहले भी कहा गया, दोनों आचार्य जी और डॉक्टर लोहिया छोड़ने के माफिक नहीं थे। और ये तय किया गया समाजवादियों में आपस में कि हम अगर छोड़ेंगे तो तब छोड़ेंगे जब हमें कांग्रेस में रहना असंभव हो जाए, क्योंकि हमारे नज़रिए से अभी देश बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। अभी कांग्रेस को छोड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस ने कोई अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें छोड़ना पड़े, तब हम ज़रूर छोड़ेंगे। तो गांधी जी के शहादत के एक ही 2 हफ्ते के बीच में ही उसके बाद समाजवादियों ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कहने का मकसद यह है कि इस मसले पर भी आचार्य जी और डॉक्टर लोहिया का नज़रिया करीब करीब एक सा ही था। अब कांग्रेस में जो रेजोल्यूशन हुआ आचार्य जी को, ये समाजवादियों, ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ कि समाजवादी छोड़ के जाए, लेकिन ये रेजोल्यूशन हुआ कि डुअल मेंबरशिप नहीं होगी, कि अगर आप किसी और संस्था के में हैं तो आप कांग्रेस में नहीं रह सकते। कोई जिसकी वजह से कांग्रेस को छोड़ना समाजवादियों के लिए एक मजबूरी बन गया। लेकिन ये कांग्रेस में क्यों हुआ? कांग्रेस में एक परेशानी थी जो कि हम सब में आज दिखाई देती है कि हम मार्क्सवाद और समाजवाद और लेफ्टिज्म और कम्युनिज्म में जहाँ जहाँ डिस्टिंग्विश करना है वहाँ नहीं कर पाते। तो कांग्रेस में एक ग्राउंडस्वेल ऑफ रिजेंटमेंट था 1940s के का जो कम्युनिस्ट पार्टी का रोल था उसको लेकर। लेकिन जो ऑर्डिनरी कांग्रेसमैन था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था लेफ्टिस्ट, एक लेफ्टिस्ट और दूसरे लेफ्टिस्ट को लेकर। वो फाइन डिस्टिंक्शंस नहीं ड्रॉ कर रहा था। एक गुस्सा था कि कुछ करना है। और क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी मार्क्सवादी अपने आप को डिफाइन करती थी, तो कांग्रेस में एक किस्म का एक कंस्टिट्यूएंसी बन गई थी कि अगर कोई, जैसे सरदार पटेल ने इनिशिएटिव लिया कि अब ऐसा कर दिया जाए, तो उसके लिए सपोर्ट थी। तो जब सरदार पटेल ने इनिशिएटिव लिया कि अब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि कांग्रेस सोशलिस्ट ना रह पाए, तो उसके लिए कांग्रेस में 1940s की इवेंट्स के संदर्भ में एक एटमॉस्फेयर बन चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू होती है, हिंदुस्तान का नया संविधान बन रहा है। उसमें भी आचार्य जी और डॉक्टर लोहिया एक मत हैं करीब करीब सब मुख्य मामलों पर। डॉक्टर लोहिया का जो एक प्रस्ताव था चौखंबा राज, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंटर, 4 पिलर स्टेट, उसको आचार्य नरेंद्र देव ने सपोर्ट किया। हिंद किसान पंचायत कॉन्फ्रेंस जो हुई रेवा में फरवरी 1950 में, उसमें आचार्य नरेंद्र देव ने डॉक्टर लोहिया का चौखंबा राज सपोर्ट किया। फिर क्या बात थी, इन दोनों में फर्क क्या था? एक अपने आप को मार्क्सिस्ट डिफाइन कर रहा है, एक अपने आप को मार्क्सिस्ट पार्टी में शामिल करके काम कर रहा है और बाद में मार्क्सवाद से अलग होता है। लेकिन जब तक अलग होते हैं तब तक हर मसले पर करीब करीब एक मत के हैं। इसके बाद आचार्य जी ने डॉक्टर लोहिया को सिविल राइट्स को लेकर जितने भी डॉक्टर लोहिया के इनिशिएटिव्स थे, सब हर इनिशिएटिव पे डॉक्टर लोहिया को सपोर्ट किया। गोवा, नेपाल के सिविल राइट्स, नेपाल में डेमोक्रेटिक राइट्स में जो संघर्ष हुआ,
उसको लेकर जो डॉक्टर लोहिया की अरेस्ट होती है, उस पे आचार्य जी बोलते हैं, कंडेम करते हैं अरेस्ट, नेपाल की सिविल राइट्स की सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेपाल पे की सपोर्ट करते हैं। आचार्य जी डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद में पेजेंट्स एजिटेशन करते हैं 1954 में, अरेस्ट होते हैं एक ऐसे कानून में जो अंग्रेजों ने 1932 में बनाया था नो रेंट कैंपेन को दबाने के लिए, स्पेशल पावर्स एक्ट 1932। उस एक्ट में डॉक्टर लोहिया अरेस्ट होते हैं फर्रुखाबाद 1954 में, और इस चीज को लेकर डॉक्टर लोहिया फिर उनको सपोर्ट करते हैं और कंडेम करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसे कानून को यूज किया डॉक्टर लोहिया के खिलाफ। फिर मणिपुर में जब डॉक्टर लोहिया की अरेस्ट होती है इम्फाल में अप्रैल 1955 में, तब फिर आचार्य जी उनके माफिक एक स्टेटमेंट इशू करते हैं तो और कहते हैं कि ठीक किया डॉक्टर लोहिया ने सत्याग्रह की मणिपुर में, एंड नो इनजस्ट, और कहते हैं कि आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है कि डेमोक्रेटिक एक हमारा आज़ाद हो गए, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन गई, तो अब सत्याग्रह की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल गलत है। नो इनजस्टिस इज डन टू एनी मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल बाय एक्सेप्टिंग सत्याग्रह। तो ये आचार्य जी ने 1950 में कहा। फिर पंचमरी कन्वेंशन होती है मई 1952 में समाजवादियों की। उस वक्त आचार्य जी चाइना गए हुए थे। वो कन्वेंशन मानी जाती है जब समाजवादियों का रिट्रीट मार्क्सिज्म से शुरू होता है। और लेकिन उस कन्वेंशन में भी काफी मतभेद हुआ और रिट्रीट पे ऑपोजिशन हुई, लेकिन जो डॉक्टर लोहिया का जो भाषण था उसको अशोक मेहता ने भी सपोर्ट किया और कहा कि ही हैज प्रेजेंटेड अ न्यू सिंथेसिस, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू सिंथेसिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ न्यू सिंथेसिस। कई लोगों ने कहा कि भाई मार्क्सिज्म आप छोड़ देंगे तो उसकी जगह आप क्या लाएंगे, कोई डॉक्ट्रिन तो होनी चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए जिसके मुताबिक आप चलें। और आचार्य नरेंद्र देव ने भी चिट्ठी लिखी अशोक मेहता को सितंबर 10, 1952 को, जिसमें आचार्य जी ने कहा, इफ मार्क्सिज्म हैज बीन प्रूव टू बी अ फॉल्स डॉक्ट्रिन, let it be destroyed root and branch by all means, but I am yet to be convinced that it is so. And आप जानते ही हैं कि आचार्य नरेंद्र देव हमेशा चाहते थे, कहते थे कि सोवियत यूनियन में जितनी भी कमजोरियां हमें दिखती हैं उनको हम क्रिटिसाइज ज़रूर करें, पर हमारा क्रिटिसिज्म फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि सोवियत यूनियन में एक नई किस्म की सोसाइटी बन रही है। अब इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया एंटी सोवियत थे या प्रो अमेरिकन थे, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर लोहिया की उन्हीं दिनों एक चिट्ठी है जनता मैगजीन के एडिटर के नाम, जो जनता में छपी अप्रैल 4, 1954। उसमें डॉक्टर लोहिया कहते हैं, जनता हैज बीन डूइंग यूजफुल सर्विस in exposing the facts of the communist or Soviet conspiracy, but this service is not without blemish insofar as the facts of the Atlantic or democratic conspiracy are not similarly brought to light. और आचार्य नरेंद्र देव ने खुद एक लेख लिखा था अमेरिका का नया साम्राज्यवाद। तो इस मसले पर भी कोई ज्यादा मतभेद डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव में नजर नहीं आता कि वो दोनों मानते हैं कि अमेरिकन साम्राज्यवाद से खतरा है। केवल यह है कि डॉक्टर लोहिया इक्विडिस्टेंस रखना चाहते हैं और आचार्य जी भी क्रिटिसाइज करने को तैयार हैं सोवियत यूनियन को, पर साथ साथ कहते हैं कि जरा सा क्रिटिसिज्म फ्रेंडली हो तो अच्छा है। तो आज अब अगर आप इन चीजों को देखें तो जब पीएसपी में स्प्लिट होता है 1955 में, और जिन चीजों को लेकर स्प्लिट होता है कि
फलाने प्रांत में क्या अलायंस होगी, कांग्रेस के साथ फलाने प्रांत में अलायंस होगी कि नहीं, दूसरे प्रांत में अलायंस होगी कि नहीं, इन मसलों पे स्प्लिट हो जाता है समाजवादियों में, और स्प्लिट बिटरनेस के साथ, और इतना तीखा कि बरसों तक लोग जो घाव उस जमाने में लगे उनको याद करते रहे और आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन आज अगर आप उन चीज़ों को देखें तो उसकी समझ में नहीं आता कि इतनी इम्पोर्टेंस इस बात को कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ख्याल रखिए। बस मैं ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। तो सवाल यह है कि क्या था। तो अब नतीजा अगर आप इसको रिव्यू करें इस पूरे डेवलपमेंट को, तो आई थिंक द कंक्लूजन दैट would have to arrive at is that there were differences that were developing at two levels. The discourse was going on at two levels. One was the language of ideology. क्या आप मार्क्सिज्म मानते हैं कि नहीं मानते? डॉक्टर लोहिया रिजेक्ट करने को तैयार हैं, आचार्य नरेंद्र देव रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन निटी-ग्रिटी पे जब बात आती है, जिन स्ट्रगल्स को आचार्य नरेंद्र देव सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं स्ट्रगल्स को डॉक्टर लोहिया सपोर्ट कर रहे हैं। जिन मसलों को डॉक्टर लोहिया लेके चल रहे हैं उन्हीं मसलों को डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव लेके चल रहे हैं। तो एक लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स पे तो एक ये प्रॉब्लम आई, और जो इमीडिएट फ्लैश होता है वो होता है आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया के बीच में कोई, उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं है। डिफरेंसेस हैं बॉम्बे यूनिट पीएसपी के और यूपी यूनिट पीएसपी के, और उन दोनों के यूनिट्स में फैक्शनलिज्म इतना जोर का है कि वो पार्टी को स्प्लिट कर देता है। और आचार्य नरेंद्र देव को दिसंबर 1955 में एक नई पार्टी जब डॉक्टर लोहिया ने बनाई, तो ये पूरे डेवलपमेंट्स का स्ट्रेन तो आचार्य नरेंद्र देव पे पड़ ही रहा था। और फरवरी 1956 कुछ ही हफ्ते बाद आचार्य नरेंद्र देव का देहांत इरोड साउथ में हो गया। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी 19 फरवरी। अब उसके बाद एक ज़रा सा 2 मिनट में आपका लूँगा कि उसके बाद मूवमेंट, समाजवादी मूवमेंट का क्या हुआ। That has already been referred to. That has already been referred to. अभी कई चीजें बाकी है, बहुत चीजें बाकी है। After these incidents, the movement in the socialist movement operates increasingly in a post-Narendra Dev framework, where Marxism goes out of the discourse. Marxism goes completely out of the discourse. And now, for socialists, Marxism becomes synonymous with communism. तो अभी भी जब कोई कहीं जिक्र आता है, अब जनता में देखें या अभी दुबे जी के पेपर में भी मार्क्सिस्ट का, जहाँ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का जिक्र है, तो the indication is that Marxist historians probably mean only communist historians. एक सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन था, इसकी कॉन्शियसनेस अब कम होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर लोहिया का के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो डॉक्टर लोहिया की राइटिंग से हटकर डॉक्टर लोहिया की प्रैक्टिस में ज़्यादा आ गई। और डॉक्टर लोहिया की राइटिंग्स आर मच वाइडर देन हिज प्रैक्टिस, बिकॉज हिज प्रैक्टिस वाज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड एंड अ पर्टिकुलर टाइम। अब जैसे सप्त क्रांति है, 7 क्रांतियों की बात हो रही है, लेकिन जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस कुछ लिमिटेड क्रांतियों पर है। बैकवर्ड कास्ट का मोबिलाइजेशन और इस किस्म की चीज़ें। तो एक नतीजा समाजवादी मूवमेंट में इसके बाद ये होता है कि फोकस प्रैक्टिस, डॉक्टर लोहिया की प्रैक्टिस पे ज़्यादा आ जाता है और डॉक्टर लोहिया की राइटिंग्स पे कम रह जाता है।
इस चीज को कृष्ण पटनायक जी ने बहुत जोर दिया था. लेट कृष्ण पटनायक हैड ऑफन रिटन अबाउट दिस कि हमें जो एक मोल्ड बन गया है डॉक्टर लोहिया का, इससे जरा सा बाहर आने की जरूरत है. एक चीज मैं कंक्लूड करने से पहले कहूंगा कि एक प्रॉब्लम डॉक्टर लोहिया हमारे लिए जरूर छोड़ गए, और वो ये है कि एक अनक्रिटिकल जो एंटी कांग्रेसिज्म हुआ और जो अलायंस जनसंघ के साथ हुई 1967 के इलेक्शंस में. ये कहना तो आसान है, दुबे जी ने भी उसका जिक्र किया कि वो अगर दीनदयाल उपाध्याय से बात कर रहे हैं तो दीनदयाल उपाध्याय को बदल रहे हैं. पर ये भी देखने की जरूरत है कि दीनदयाल उपाध्याय के पीछे एक पूरा कितना लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कितना लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और खाली दीनदयाल उपाध्याय से बात करके वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलता है. लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि आप किन लोग, एक स्ट्रक्चर को तो तोड़ रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन यह भी सोचने की जरूरत है कि उसकी जगह आप क्या ला रहे हैं, किन लोगों को आप पावर में लाकर बैठा रहे हैं, और उसका नतीजा आज तक के जो डेवलपमेंट्स हुए उसका क्या हुआ. तो मैं ये नहीं कहता कि दिस वाज एन आइसोलेटेड event which is this is something which is traceable only to this alliance. सीपीआई ने भी दिल्ली में जनसंघ के साथ अलायंस की 1950s में. 67 में सभी साथ थे. नहीं, वो तो 67 में सभी साथ थे. ये बहुत कम लोगों को पता है कि 1950s की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के जब दिल्ली में इलेक्शन हुए तो सीपीआई और जनसंघ की रोटेशनल एक अग्रीमेंट हुआ, रोटेशन, मेयर की पोस्ट और डिप्यूटी मेयर की पोस्ट का रोटेशनल. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम विद जनसंघ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज गिवन एनी रिस्पेक्टेबिलिटी. और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर लोहिया की जो अलायंस हुई जनसंघ को लेकर, और फिर आखिर में जेपी का भी बिहार मूवमेंट में जब चली तो जोर उन्होंने कार्डर्स की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग पे इतना नहीं दिया जितना मेरे ख्याल से देने की ज़रूरत थी, और उसमें आरएसएस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा. तो ये एक पर्सनल फैक्टर, एक कमज़ोरी नज़र आती है डॉक्टर लोहिया की प्रैक्टिस में कि कभी कभी वो स्प्लिट में भी अगर आप देखें 1955 के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्प्लिट में जो को लेकर जो कंट्रोवर्सीज चलती हैं उसमें इतनी बिटरनेस होती है which was highly avoidable. So I will now conclude, and I hope this will lead to some discussion. Thank you.